सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही कि बेचैन हैं आप, असुरक्षित हैं भारत में? बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। यकीनन हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। और हामिद अंसारी साहब ने जो बात कही है, उन्होंने बहैसियत मुसलमान नहीं कही है, बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कही है। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है और उनको अपनी राय रखने का पूरा इख्तियार हासिल है। अब ये सरकार का काम है कि वो इसका सीरियसली नोट ले और जो भी रेक्टिफिकेशन स्टेप्स लेना है वो लें और इसको दूर करें, क्योंकि आए दिन जो वाकयात पेश आ रहे हैं उससे यकीनन अगर हामिद अंसारी जैसा शख्स जो पॉलिटिशियन कभी नहीं रहा, जो दिल्ली में सिक्योरिटी में रहता है, अगर वो ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं तो फिर इसमें सरकार को और हम तमाम को संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत है। और मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाह रहा हूं कि हामिद अंसारी साहब ने अपने 10 साल के टेन्योर में 530 स्पीचेस दी हैं, 530 स्पीचेस दी हैं और कहीं पर भी उन्होंने और ये नहीं कहा कि ये बात है वो बात है, हमेशा सच्चाई को बयान किया। और उस जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं मैडम, उसमें हामिद अंसारी साहब ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी इसका जिक्र किया, मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी बात बताई। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या कहा बताइए, तो उन्होंने कहा ये प्रिविलेज है, मगर मैंने उनको इन्फॉर्म किया इस बात है। अगर इसके बावजूद भी अगर बीजेपी और संघ परिवार उनको कंडेम करती है तो बहुत अफसोस की बात है। होना तो ये चाहिए था कि अंजना ओम कश्यप के शो पर एक हिंदू आकर बैठता और हामिद अंसारी की बात की तायद करता, मगर आप खुद देख लीजिए कि मुल्क का माहौल ऐसा है कि आपको एक मुसलमान को बुलाना पड़ा हामिद अंसारी के बयान को डिफेंड करने के लिए। इससे बड़ा कम्युनलिज्म और क्या हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन ये जरूर हम जानना चाहते थे कि वो बेचैनी क्या है, उस पर मैं जवाब आपसे लूंगी। लेकिन क्या साक्षी महाराज जी, आप आज हल्ला बोल में आज तक पर बैठकर प्रशंसा करेंगे हामिद अंसारी के उस बयान का? क्योंकि ओवैसी जी कह रहे हैं कि आपको प्रशंसा करनी चाहिए, उन्होंने देश की सच्चाई रखी है। साक्षी महाराज। अंजना जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है, हामिद अंसारी साहब हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति हैं, आज तक हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति थे, और आज हामिद अंसारी साहब ने वो बात की, काश जब कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, तब ये बात कहते तो हम इनकी इंसानियत समझते। केरल में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहा होता तो हम समझते कि हाँ अपने आप में सही हैं। लेकिन आज ये बात कह रहे हैं तब जब 10 साल तक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद, 10 साल तक खूब मलाई खाने के बाद, आज जब वहां से उतर रहे हैं तब उनको असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है। अंजना जी, सारे विश्व में अगर मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। और जब से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सारे हिंदुस्तान में दंगे के नाम पर, सांप्रदायिक दंगे के नाम पर एक भी मुसलमान की कहीं हत्या नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है सारे के सारे विश्व में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है उस स्थान का नाम है हिंदुस्तान। कुर्सी का मामला तो नहीं है असदुद्दीन ओवैसी जी, क्योंकि इस सरकार में भी इतने वर्षों तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे रहे। अगर ये वाकई इतनी बड़ी चिंता है इस देश में, तो पद पर रहकर उस पूरे मामले को सामने लाने की कोशिश भी तो होनी चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम नेता के नाम पर हमने हमेशा मोहरों को आगे आते हुए देखा है, अपनी अपनी राजनीति और सियासत को आगे ले जाते लोगों को देखा है। कौन है जो सही मायने में उसको उस स्तर पर ले जाता हुआ आज दिखाई देता है? मैडम, आपने कई सवाल मुझसे किए, मैं आपको एक एक का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हामिद अंसारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो एज बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कई मर्तबा इन तमाम वाकयात का जिक्र प्रधानमंत्री से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से किया।
वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इस बात की इजाजत नहीं है, मगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने ये तमाम बातों को कहा। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है मुसलमानों में, तो उन्होंने कहा यस। और फिर जब उनसे कहा गया कि आर दे फीलिंग नॉट वांटेड, तो उन्होंने कहा कि आई वुड नॉट गो दैट फार। फिर उनसे पूछा गया कि अलकायदा और आईसिस में जा रहे हैं, तो कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान के यूनिक हैं। सो जेनरिस का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप ये बात समझिए कि अगर गुलाम मोहम्मद को किसी और गांव के लड़के ने बच्ची भगा कर लेकर गया, उसको मारा गया यूपी में। नजरुल हसन जो अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर बुर्खा पहनकर पकड़ा गया, और इसलिए बुर्खा पहना क्योंकि उसको डर था कि उसको कोई मॉब लिंच ना कर दे। ये तमाम वाकयात हो रहे हैं, सरकार इसको राइट स्पिरिट में क्यों नहीं लेती? और मैं बीजेपी के जो एमपी हैं उनसे कहूंगा कि वो जरा टाइम निकाल कर 530 स्पीचेस हैं, 3 साल के स्पीचेस पढ़ लें। पिछले 6 महीने में हामिद अंसारी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कोट किया, हामिद अंसारी ने कश्मीर के बारे में जिक्र किया, बल्कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो गए उसमें कश्मीर का जिक्र किया, उसमें उस बात का जिक्र था कि वहां पर क्या हो रहा है। अगर आप उन चीजों का नोट नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और अपनी इग्नोरेंस, एरोगेंस और अपनी जहालत का इजहार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए वो जो कह रहे हैं। अगर और सारी दुनिया में हिंदुस्तान के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, हम कोई नॉर्थ कोरिया तो नहीं है, हमारा कोई प्रधानमंत्री किम जोंग तो नहीं है, हमारी एक जमहूरियत है, और देश में जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया में मीडिया में रिपोर्ट होता है। और इसको हम क्यों जोड़ रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि अगर हामिद अंसारी मुसलमान नहीं होते और कोई हिंदू इस बात को जिक्र करता तो क्या इतना बड़ा बवाल होता? नहीं होता। साक्षी जी, ये कम्युनलिज्म है जिसको हमको समझने की जरूरत है। साक्षी जी। जी अंजना जी, मैं साफ कहना चाहूंगा कि हामिद अंसारी साहब भारत के 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे। मुझे 2 शंका हैं, 2 बातें लग रही हैं, क्योंकि कांग्रेस शासन में बहुत भ्रष्टाचार रहा है। ये 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ डिपार्टमेंट में कदाचार हुआ होगा, और मोदी ऐसे हैं किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। हो सकता है कुछ जांच हो, उससे घबरा गए हो। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि भारत के उपराष्ट्रपति ही ये मुसलमानों के उपराष्ट्रपति नहीं थे, और यही वही हामिद अंसारी साहब हैं जिन्होंने मोदी के साथ आरती की थाली पकड़ने से इनकार कर दिया था। यही हामिद अंसारी साहब हैं जिन्होंने तिलक लगाने से इनकार कर दिया था। यही वही हामिद अंसारी साहब हैं जिनने वंदे मातरम गीत गाने से मना कर दिया था। और जो मेरे सामने बैठे हैं ये भी जनाब ऐसे हैं, न वंदे मातरम कह सकते हैं, न भारत माता की जय का नारा लगा सकते हैं। मुझे लगता है किसी कट्टरपंथी मौलवी से भी अधिक सांप्रदायिक हैं हामिद अंसारी साहब, कट्टरपंथी हैं हामिद अंसारी साहब, नफरती हैं हामिद अंसारी साहब। ओवैसी साहब, इसका जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि सुनिए इसका जवाब मैं देना चाह रहा हूं। नहीं सुनिए मैडम प्लीज इसका जवाब ये सुन लीजिए कि ये जो कपड़े पहनकर बैठे हैं गेरुआ रंग के, इनको जानना चाहिए कि ये खुद यूपी के हैं। हामिद अंसारी के बुजुर्ग हिंदुस्तान की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिए, अपना घर बार, अपनी दौलत, अपनी जानों को कुर्बान किया, मसाइब और मुश्किलात में अपने आप को मुब्तला किया। जब गोलवालकर और हेगडेवर लोगों को कह रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में मत जाओ। दूसरी बात, अगर हामिद अंसारी के खिलाफ कोई इंक्वायरी है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मिस्टर साक्षी महाराज लगाइए सीबीआई की इंक्वायरी। वंदे मातरम गीत गाने में क्या परेशानी है? प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को वंदे मातरम गीत गाने में क्या परेशानी है? सुनिए, माफी चाहना पड़ेगा। सुनिए, अरे सुनो, अपने कान खोलो। क्या राज्यसभा में जब वाइस चेयरमैन एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठता है तो क्या वंदे मातरम नहीं पढ़ा जाता? वहां पर कोई प्रूफ बता दो हामिद अंसारी का। आप स्पीचेस नहीं पढ़ते हामिद अंसारी के, आपको पढ़ना नहीं आता, आपकी आंखों पर मुस्लिम दुश्मनी का पर्दा पड़ा हुआ है। मगर याद रखिए, अगर मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट ये बात कह रहा है तो आप होश के नाखून लो, इस पर संजीदगी से गौर करो। जो मुल्क में आप मुसलमानों में इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े काउंटर रेडिकलाइजेशन एक्सपर्ट ने क्या कहा पढ़ लीजिए। और मैं साक्षी महाराज से कह रहा हूं, इंडिया फाउंडेशन किसका है? क्यों बुलाया इंडिया फाउंडेशन ने हामिद अंसारी को? 26 मार्च 2017 को काउंटर रेडिकलाइजेशन पर हामिद अंसारी ने क्रिटिसाइज किया, आईसिस के ऊपर, अल-कायदा के ऊपर, इन तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हामिद अंसारी ने कहा। मेक इन इंडिया पर मोदी की तारीफ की, 15 अगस्त के स्पीच को कोट किया।
अटल बिहारी वाजपेयी को लोकमत के अवार्ड में कोट किया। अरे आप पढ़ते नहीं है, मगर सच्चाई को जब बयान किया जाता है तो बजाय उसको गौर करने के इसको आपको आतंकवादी कह दो। जो आपसे डिसएग्री करता वो एंटी नेशनल है, जो आपकी मुखालिफत करता वो देशद्रोही है। ये नहीं चलने वाला है। हिंदुस्तान का हिंदू हो जो बड़ी तादाद में सेकुलर है, जो आपकी बात का यकीन नहीं करता, जो हामिद अंसारी की बात को संजीदगी से गौर कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश इसको सही स्पिरिट में नोट करेगा। साक्षी महाराज जी इसका जवाब जरूर दीजिए। साथ ही एक सवाल, हाँ सर एक सेकंड साक्षी जी, एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हामिद अंसारी की बात ना रह जाए। एक सेकंड सर, ये सिर्फ हामिद अंसारी की बात ना रह जाए। जिस हेडगेवार और गोलवलकर की वो बात कर रहे हैं, हेडगेवार हमेशा उनके बारे में जितनी भी किताबें, जितनी जानकारी है, कहा जाता था, वो कहते थे कि इस देश का मुसलमान अपने आप को पहले मुसलमान समझता है और फिर बाद में हिंदुस्तानी। यही वो सोच तो नहीं है जो इस मौजूदा सरकार को या फिर उसको मानने वालों को मजबूर कर रही है कि हर मुसलमान से कहे कि आज सड़क पर खड़ा होकर साबित करो कि तुम पहले भारतीय हो बाद में मुसलमान। अंजना जी, ओवैसी जी के उत्तर में से एक प्रश्न निकलता है। इन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हामिद अंसारी साहब ने दर्जनों बार मोदी जी की प्रशंसा की, सरकार की कई योजनाओं की प्रशंसा की, पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज उतरने से पहले 10 साल तक आप बैठे रहे, 3 साल तक मोदी की सरकार की प्रशंसा करते रहे, सुरक्षा भाव आपके अंदर आता रहा, और आज जैसे ही आप उतरने वाले हैं तो आपको असुरक्षा दिखाई देने लगी। जहां तक हेडगेवार का प्रश्न है, वो जो कहते थे, मुझे लगता है इसमें अधिक सच्चाई है कि मुसलमान पहले अपने को मुसलमान समझता है, भारतीय नहीं समझता। हम समझते ये हैं, देश का तकाजा है, पहले भारतीय हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान दोनों आजादी की लड़ाई मिलकर के लड़े थे। मुझे लगता है दर्द कुछ और है। मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के हैं, सारे विश्व में उनका डंका बज रहा है और मुस्लिम कंट्रीज में बेहद लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। अब तो दुबई में मुस्लिम महिलाएं राम नाम के संकीर्तन करने लगी हैं, तो कुछ लोगों के जो सांप्रदायिक लोग हैं उनको अपने पैर उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा माहौल बदला जा रहा है। मुझे लगता है इस्लाम वालों को बहुत समय तक कट्टरपंथी बहका नहीं पाएंगे। यही दर्द हो सकता है ओवैसी साहब का, यही दर्द हो सकता है हामिद अंसारी साहब का। ओवैसी जी, इस डर पर क्या कईयों की राजनीति चलती है? अब सीधा सवाल आपसे। मैडम, मैं एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। क्या वाकई मैं ये बयान सुनने के बाद सर, मैंने न जाने कितने, हमारे दफ्तर में भी बहुत सारे हैं जो मुस्लिम हैं, काम करते हैं। मैं गई उनसे, मैंने पूछा बेचैन हो क्या भाई, असुरक्षित हो क्या? ज्यादातर का जवाब, ज्यादा क्या सभी ने मुझे कहा, अरे नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है मैडम। यही है सवाल कि क्या इस देश के एक हिस्से की राजनीति, जिसको मुखौटा तो सेक्युलरिज्म का पहनाया जाता है, वो मुसलमानों के डर और खौफ पर जिंदा है और उसी को बढ़ाने की एक कोशिश है। सीधा सवाल। सीधा जवाब यह है कि जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनको पहली तारीख को तनख्वाह लेकर जाना है, और कोई भी हेडलाइंस टुडे में अंजना कश्यप से पंगा लेकर नौकरी पे नहीं रह सकता, क्योंकि आप एक बड़ी मशहूर और स्टार एंकर है, और उसी की वजह से आज तक को आपकी वजह से टीआरपी आती है। सुन लीजिए मेरी बात। अब दूसरी बात यह है कि आपने हेगडेवर की बात की। मैं आपको कह रहा हूं कि गोलवालकर ने तो उससे आगे कहा। मैडम, आपने सच कहा हेगडेवर के बारे में। गोलवालकर ने कहा कि मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट ये कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। तीसरी बात यह है कि हामिद अंसारी साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने हमारे मुल्क की खिदमत की, बड़े बड़े देशों में एम्बेसडर रहा, आज अगर वो इस बात को महसूस करके कहता है, और कहा यह है कि प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कहा, उसके बावजूद भी अगर सरकार उसका नोट नहीं लेती, मैं आपसे ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुसलमानों में यकीनन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। ये सरकार का काम है कि उसको दूर करें। सिर्फ महज जुमलाबाजी से नहीं होने वाला। देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तमाम पदों पर मुस्लिम पहुंचे हैं। जिस देश में आज मुसलमानों की तरक्की हो रही है, वो तमाम उन पदों पर पहुंच रहे हैं, और हमने देखा है पिछले कई वर्षों से, खुद उपराष्ट्रपति भी इसी सिस्टम से बनकर निकले ना, इसी सिस्टम से बनकर निकले हामिद अंसारी। मैडम सुनिए,
किसी मुसलमान को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनना बहुत आसान है, मगर किसी मुसलमान को अगर टेररिज्म का चार्ज लग जाए तो 10 साल जेल में रहना पड़ता है। अगर किसी नौजवान बच्चे को गाय के नाम पर मारा जाता है तो कोई ट्रेन में बचाने के नहीं आता। अगर कोई मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए बुर्का पहन रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस सिस्टम ने क्या किया पढ़ लीजिए, कितने बच्चे जेलों में हैं। इस सिस्टम ने क्या किया पढ़ लीजिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट। ये बताइए फिर सिस्टम में कौन बैठा है? मैं बैठा हूं या फिर जो लोग पावर में आते हैं वो बैठे हैं? मेरा झगड़ा तो सिस्टम से है, मुल्क से नहीं है। जो लोग मुल्क में इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। और अब मोदी सरकार डेलिबरेटली अपने सियासी फायदे के लिए, क्योंकि वो नौकरियां नहीं दे सकते, ब्लैक मनी को 15 लाख रुपए नहीं आए, चीन से मुकाबला नहीं कर सकते, कश्मीर जल रहा है, आतंकवादी घुस रहे हैं, तो एक अच्छा मसला इनको मिल गया कि पूरे देश के हिंदुओं में पैगाम पहुंचा दो कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान फुला है और अपनी सियासी रोटी सेकते रहो। चलिए ठीक है, इसका जवाब सीधे आपसे लेंगे। साक्षी महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण आरोप लगाए हैं उन्होंने। बेहद खास मेहमान हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी और साक्षी महाराज जी एक ऐसी विषय पर चर्चा के लिए बैठे हैं जो देश के कोनों में अलग अलग हिस्सों में चर्चा जिस पर होती है, लेकिन आज सामने ये मामला इसलिए नए सिरे से आया है क्योंकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी विदाई के पहले जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये कह दिया कि देश में मुसलमान बेचैन हैं, असुरक्षित हैं, और इसी के बाद बीजेपी ने लगा दिया आरोप कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयान है। सुनिए। From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. Tolerance is concerned, as far as secularism is concerned, India is the best model of secularism. साक्षी महाराज जी, उंगली सीधे आपकी सरकार पर उठी हुई है और सवाल ये है कि क्या वाकई एक ऐसा माहौल देश में बनाया गया है, चाहे गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, या फिर उत्तर प्रदेश में अचानक से ही बिना पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अवैध बूचड़ खानों पर लगाम लगा देना, और भी कई ऐसे कदम उठाए गए जिसकी वजह से एक डर लोगों में बना कि क्या जानबूझकर माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को देश में पेरिफेरी पर यानी किनारे पर ढकेलने की इस सरकार की कोशिश है। राष्ट्रवाद सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू राष्ट्रवाद है और सबको स्वीकारना हो। अंजना जी, एक कहावत है कि सांच को आंच कहां। जो आदमी सच्चा होता है वो कभी भयभीत नहीं होता, जो आदमी गलत होता है वही भयभीत होता है। ये देश अशफाक उल्लाह का है, ये देश कैप्टन हमीद का है, ये देश अब्दुल कलाम साहब का है, ये देश मौलाना आजाद साहब का है। और 10 साल से हामिद अंसारी साहब बैठे थे संवैधानिक पद पर, कभी असुरक्षा नहीं हुई। 3 साल से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कभी सुरक्षा की भावना जागृत नहीं हुई। और जैसा कि ओबीसी साहब ने कहा है कि बड़ा मोदी जी के पक्ष में हामिद अंसारी साहब प्रशंसा करते थे, गीत गाते थे, वंदे मातरम गीत गाते थे। अब आज उतरने से पहले आखिरकार ऐसी कौन सी घटना घट गई कि हामिद अंसारी साहब को डर लगने लगा और हिंदुस्तान का सारा मुसलमान असुरक्षित दिखाई देने लगा। मेरे भी संपर्क में हैं हजारों मुसलमान, मुझे वोट भी देते हैं, मुझे सपोर्ट भी देते हैं, उनके घर मेरा आना जाना भी है। लखनऊ के अल्लामा जमीर नकवी से पूछिए क्या सुरक्षित है, कलवे साहब से पूछिए क्या असुरक्षित है। मैं ऐसे हजारों मुसलमानों का नाम ले सकता हूं जो अपने को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। ये आपके सामने ओबीसी साहब बैठे हैं, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, मैं इनकी बात मान लूंगा। एक बार ये कह दें भारत माता की जय, एक बार ये कह दें वंदे मातरम। जब जो आदमी वंदे मातरम नहीं कह सकता, जबकि लाहौर से डेली वंदे मातरम एक अखबार निकला करता था, वो मुसलमान लोग निकाला करते थे, तो उनका धर्म खतरे में नहीं था। आज ओबीसी साहब और हामिद अंसारी वंदे मातरम कहेंगे तो इस्लाम खतरे में हो जाएगा। ये भारत माता की जय का नारा लगाएंगे
तो इस्लाम खतरे में हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना यह है, पहले भारत है, पहले देश है, फिर हिंदू है, फिर मुसलमान है, फिर सिख है, फिर ईसाई है। इनका कहना यह है पहले मुसलमान है। यही तो दुर्भाग्य है। संयोग की बात यह है कि अब देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री सब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जिनके चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो अपने आप उनके हृदय का चोर उन्हें भयभीत कर रहा है। परंतु मोदी के राज्य में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो सबका विकास, सबका साथ। हम तो किसी को छेड़ेंगे ही नहीं। हम पाकिस्तान को नहीं छेड़ रहे, जवाब लेते हैं सर। के मुसलमान को किस लिए छेड़ेंगे? वो तो हमारा भाई है। ये डरना बंद करें। लेकिन अंजना जी, इतना अवश्य कहूंगा, जिसके हाथ में बम होगा उसको नहीं छोड़ेंगे, जिसके हाथ में पत्थर होगा उसको नहीं छोड़ेंगे, जो आस्तीन का सांप होगा उसको नहीं छोड़ेंगे, जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करेगा वो अपने आप नहीं बचेगा। ऐसे लोग डरे तो इसका इलाज साक्षी महाराज के पास नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जी। नहीं, अब ये बेचारे चोर, दाढ़ी, तिनका की बात कर रहे हैं। ये तो बताएं, राज्यसभा से किसको सस्पेंड किया गया था एमपी लैट के स्कीम में? राज्यसभा से एमपी लैट स्कीम के गलत इस्तेमाल पर जो बिल्कुल नहीं किया गया था। आप गलतफहमी में बिल्कुल नहीं किया गया था। किसने? बिल्कुल नहीं किया गया था। आप गलतफहमी में मैंने पूरा कार्यकाल किया था। मैंने पूरा कार्यकाल पूरा किया था, 6 साल का। मैंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया था। मुझे कोई सस्पेंड नहीं किया गया था। अरे सुनो, चोर की दाढ़ी में तिनका अब हो गया है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका। सुनो मेरी बात। दूसरी बात, नाथूराम गोडसे आपके लिए हीरो होगा। मेरे लिए नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान का सबसे गंदा आतंकवादी था। उसकी सोच रखने वाले आतंकवादी हैं। नाथूराम गोडसे को जो लोग हीरो मानते हैं वो गद्दार हैं और उनको उनकी गद्दारी पर लोगों को कंट्रोल करनी चाहिए। सुनिए, तीसरी बात सुनो। देखिए, अब फिर देखिए अंजना जी, इनको तकलीफ हो रही है, बोलने नहीं दे रहे। रहा सवाल तीसरी बात का, हामिद अंसारी साहब की वफादारी पर, उनके नेशनलिज्म पर कहता है कि पुलिस को हटा लो तो 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे हम। अपने भाई की तरफ देखिए, अपने भाई क्या कहता है। साक्षी जी, वो अपनी बात पूरी कर ले। अपने भाई की तरफ देखिए, वो 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। साक्षी जी, वो अपनी बात पूरी कर ले सर, फिर आपके पास आऊंगी फौरन। अब देखिए ना कि अब और एक बात सुनिए, अगर किसी के आश्रम से कोई औरत निकली, उसका मर्डर हो गया, बहुत सी बातें बोलने के लिए, मगर मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मुद्दा यह है कि मोदी सरकार डेलिबरेटली मुसलमानों में खौफ को पैदा कर रही है और खौफ की राजनीति कर रही है। और ऐसे कई वाकयात हैं। कोई कल्बे जवाद या असदुद्दीन ओवैसी की फिक्र मत करिए। जो आम मुसलमान जो ट्रेन पर जाता है, जो आम नौजवान ईद के कपड़े खरीद की खुशियां नहीं मना सकता, जो हाफिज कुरान है उसको मार देते हैं, जो गुलाम मोहम्मद को मारा गया उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई वाकयात हैं। हामिद अंसारी साहब ने जो बात कही है, एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है और उसको मुसलमान के तौर पर नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर देखने की जरूरत है और सरकार को करेक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। और मुझे देशभक्ति का दर्स लेने के लिए नाथूराम गोडसे की जरूरत नहीं है। मुझे गलत एक सवाल सर मुझे पूछने दें ओवैसी जी, आपसे एक सवाल मुझे पूछने दें। ऐसा नहीं है कि पहली बार सर अंसारी साहब ने पहली बार नहीं लिया है, इससे पहले भी जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए थे तो उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता को संकीर्ण विचारों के आधार पर चुनौती दी जा रही है, किसी को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। इस तरह की बातें वो करते आए हैं। हम सब भी जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन यानी राजनीतिक झुकाव किस तरफ रहा है। सवाल बहुत गंभीर है और वो ये है कि बतौर उपराष्ट्रपति विदाई से पहले अगर वो ये कह रहे हैं तो क्या राजनीति फैलाने की कोशिश हो रही है नए सिरे से? क्योंकि हमने देखा है इस तरह के पदों से हटने के बाद लोग अगले पद की तरफ बढ़ने के लिए भी कोशिश करते हैं। सर मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, मुसलमानों में डर है, खौफ है, बोल बोल कर आप लोग क्या उसी आग को हवा नहीं दे रहे जो आपका आरोप है कि वो लगा रहे हैं? क्या आप उस डिवाइड को और बढ़ा नहीं रहे समाज में? क्योंकि आरएसएस वर्कर राजेश भी केरल में मारा जाता है, कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी झारखंड में इस तरह की लिंचिंग की वारदातें हो रही हैं, लेकिन सबको क्या धर्म का रंग देकर
पहले फैशन फैलाया असहिष्णुता का, अब फैशन फैलाएंगे असुरक्षा का। क्या इससे आप भी उसी आग को हवा नहीं दे रहे? सबसे पहली बात, आप बिल्कुल गलत हैं। केरल में जो कुछ हो रहा है मैं कंडेम करता हूं। राजेश के मर्डर में और जुनैद और अखलाक के मर्डर में क्या है? राजेश का मर्डर एक पॉलिटिकल मर्डर है, अखलाक और जुनैद का मर्डर एक रिलीजियस मर्डर है। वहां पर बीजेपी का, आरएसएस का होने की बिना पर मारा गया, यहां पर मुसलमान उसके रिलीजन के ऊपर मारा गया। तो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। दूसरी बात, हामिद अंसारी ने अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा तो बिल्कुल सही है, यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में लोगों को फ्री थिंकिंग कांग्रेस के वक्त पर था, इसमें गलत बात नहीं। ठीक है, कांग्रेस के वक्त पर था। नहीं ओवैसी साहब, कांग्रेस के वक्त पर था, तब क्यों नहीं बोलते थे हामिद अंसारी? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश में चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जेएनयू हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हमने देखा है वामपंथियों का किस तरह से बोलबाला रहा है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का किस तरह से बोलबाला रहा है। अरे छोड़िए, सेंसर बोर्ड सुनिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो सत्ता में रहता है उस वक्त नहीं बोलते ना। अगर एंकर ने आप प्रॉब्लम यह है कि 530 स्पीचेस में कितने स्पीचेस पढ़ी आपने बताइए? मैंने 210 स्पीचेस पढ़ी हामिद अंसारी के, जिसमें यूपीए के दौर के मैंने 50 स्पीचेस पढ़ी, उसमें भी उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया है जिसको आप कह रहे हैं। मुसलमानों को कहा कि आप वक्त के साथ, हालात के साथ देखिए दुनिया कहां पे जा रही है। ट्रिपल तलाक के बारे में उन्होंने कहा है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के बारे में बात कर दे कि इनसिक्योरिटी है, वो आतंकवादी हो गया। अरे आप हामिद अंसारी के क्रेडेंशियल्स पर क्वेश्चन कर रहे हैं मैडम, इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या हो सकती है? जिसका पूरा घराना असदुद्दीन ओवैसी पर क्रिटिसिज्म जायज है। मैं गंदा आदमी हूं, हो सकता है कि जैसा वो कह रहे हैं मैं चोर हूं, ठीक है, मगर खुदा के लिए हामिद अंसारी को तो पहचानिए, वरना ऐसे पढ़े लिखे लोग कहां पर आएंगे फिर आपके पास? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद अगर हिंदुस्तान को कोई स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल वाइस प्रेसिडेंट मिला तो हामिद अंसारी मिला, इसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको खाली वन लाइनर मिलेंगे, ट्रिपल सी, 444 मिलेंगे। एक स्कॉलर अगर ये बात को कह रहा है तो ये वक्त का हुकूमत को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हामिद अंसारी ने सच्चाई को बयान किया, मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। और अंजना जी जितने काउंटर रेडिकलाइजेशन एक्सपर्ट है उनको कभी बुलाकर पूछ लीजिए कि अगर इनसिक्योरिटी पैदा होगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। साक्षी जी 2 लाइन में इसका जवाब, जो आपके हाँ में हाँ मिलाए वो तो देशभक्त, जिसने जरा भी सर उठा दिया वो देशद्रोही। अंजना जी मैं स्पष्ट 2 लाइन में ही उत्तर देना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि हामिद अंसारी साहब 10 साल से संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। ये जो महानुभाव आपके सामने बैठे हैं हजरत, ये कहते हैं कि बतौर वाइस प्रेसिडेंट उनका बयान है, तो बतौर वाइस प्रेसिडेंट 10 साल तक वो क्यों नहीं बोले थे? किसी ने उनके मुंह पे ताला लगा दिया था क्या? आज पानी में आग लगाने की जब पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक सारे देश में शांति है, कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं है, सारा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा है, सबका विकास, सबका साथ हो रहा है, ऐसे में पानी में आग लगाने की क्या आवश्यकता थी अगर उनके स्वतंत्र विचार थे? तो टक्कर में आपने देखा